हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अकरम सर आज 10th क्लास के सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें एकेडमिक सबकी बंद है। अभी 10th क्लास और 12th क्लास की क्लासेज स्टार्ट रहती थी स्कूल्स में, लेकिन अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से, कोई एकेडमिक नहीं हो रही है। तो उन स्टूडेंट्स को जो नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज मैं साइंस पार्ट 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटी या ग्रेविटेशन पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ग्रेविटेशन क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके लॉज क्या हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि लिखा हुआ है ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की प्रॉपर्टी से बना है, ये एक नाम की तरह बिहेव होता है। ग्रेविटेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए एक कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास कोई दूसरी ऑब्जेक्ट रखी जाए, वो मैसिव हो या छोटा हो, कुछ डिस्टेंस पे हो, क्या होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन एक फेनोमेना है जिसके वजह से दो मैसिव ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में प्रेजेंट दो मैसिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन्स ने बताया था। न्यूटन्स ने डिस्कवर किया था ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन क्या है, और फिर उसने लॉ दिया था जिसको कहते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, या फिर न्यूटन्स ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, दोनों कहा जाता है। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो क्या है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं कि ग्रेविटेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। चलिए ग्रेविटेशंस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन्स ने इसको डिस्कवर किया था ग्रेविटेशन का। तो देखिए इसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करने वाले थे कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो जैसे हम सन की बात करते हैं, सन जो है सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी मास सबसे ज़्यादा है, तो उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे सन के अराउंड मूव नहीं करते। उसके अलावा सारे प्लेनेट के पास अपने एक सैटेलाइट्स हैं, जैसे मून जिसको कहते हैं। अर्थ के पास भी एक मून है, तो अर्थ के चारों तरफ मून मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, वो मून को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन वो मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से ये हो रहा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है कि एक मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये है फेनोमेना ग्रेविटेशन का। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन क्या है। तो आप बात करेंगे द फेनोमेना of two massive objects, in universe attracts each other by a force is known as gravitation। इसको किसने बताया था? न्यूटन्स ने बताया था। इट इज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन।
अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? देखिए हमने क्या पढ़ा, द फिनोमेना ऑफ टू मैसिव ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। अट्रैक्ट करने की जो फिनोमेना है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। तो मैसिव ऑब्जेक्ट कितना है? दो है, तो एक टाइम में दो कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। ये दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। इस डिस्टेंस को हमने लिख दिया कि ये d डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, तो m1 क्या करेगा? m2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो एक फोर्स लगेगा, इसको हम बोलेंगे F12, यानी m1 फोर्स 2 पे कितना, m1 ऑब्जेक्ट 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा सेम फोर्स लगेगा दूसरी तरफ, वो m2 m1 पे एक्सर्ट करेगा, वो क्या होगा? F21। अब दोनों फोर्स सेम है बट डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, इसलिए ये फोर्स कैंसिल नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि F12 इक्वल्स टू F21, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम इसको हम बोल देंगे माइनस, ठीक है। F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, सिर्फ डायरेक्शन, ये माइनस इसलिए बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, F21 होगा। अब ये फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिपेंड किस पे करता है उसके बारे में न्यूटन्स ने बताया। तो पहला बताया कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दूसरा क्या बताया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आप कहेंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास फोर्स का डेफिनेशन निकला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। F equals to capital G m1 m2 where G को हम कहते हैं where G is universal gravitational constant, gravitational constant, ये universal gravitational constant है। और G की वैल्यू कितना लेते हैं? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ये फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एमसीक्यूज में कि मान लिया जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर मान लिया जाए ये कोई ऑब्जेक्ट है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। अब ये d है तो यहाँ पे फोर्स F एक्ट हो रहा है, तो हम दूसरा ये रहेगा कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे m1 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे m2 ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिस्टेंस हमने डबल कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस है 2d और यहाँ का जो फोर्स है वो है F2, यहाँ का फोर्स है F1। तो व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज F1 इक्वल्स टू डैश डैश F2, अगर मान लीजिए ऐसा रहे, या फिर कभी कभी ऐसा F2 इक्वल्स टू F1 रहे, या फिर ऐसा भी रह सकता है कि और F2 इक्वल्स टू डैश F1। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं क्वेश्चन पे ही सीधा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि F1
F1 कितना है हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमने पढ़ा अभी ग्रेविटेशन के रूल से कि F जो होता है, दो ऑब्जेक्ट अगर मास गिवन है तो यहाँ पे ये पहले ऑब्जेक्ट का मास है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, यानी मास गिवन और डिस्टेंस भी गिवन है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के का मास दिया हुआ है और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कितना फोर्स वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक्ट होगा, हम वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स F1, ये इक्वल्स टू होता है Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। चलिए यहाँ से ये दिख गया। अब अगर हमें F2 फाइंड करना है, चूंकि F1 और F2 की रिलेशन निकालनी है, तो F2 फाइंड करना है, तो F2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो F2 इक्वल्स टू इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट। तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट है Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस है 2d, तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिखेगा Gm1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड d का स्क्वायर d स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर क्या है, तो अभी हमने फाइंड किया कि Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर F1 के इक्वल है। तो आप बोलेंगे कि F2 यहाँ से फाइनल हो गया कि F2 इक्वल्स टू क्या है, तो 1/4 F1। तो आप यहाँ पे अगर लिखना है कि F2 इक्वल्स टू, तो आप बोलेंगे 1/4 F1, या अगर F1 निकालना है तो F1 को यहाँ छोड़ दीजिए, RHS में 4 को इस तरफ लाएंगे तो 4F2, तो आप बोलेंगे कि F1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F2। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज की हम बात करें तो एमसीक्यूज में ऐसा भी आ सकता है इसी बेस पे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है, और इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा अगर कहें कि मास m1 जो है दैट इज द डबल ऑफ 2m1 दूसरे का, और डिस्टेंस सेम d है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो m2 है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है। तो कहेंगे क्वेश्चन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ये आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे आ सकते हैं। मान लिया जाए न्यूमेरिकल हो कि फाइंड द फोर्स acting between two men of masses 50 kg and 60 kg sitting on a bench at 1 meter distance। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, दो मास है, दो मेन है, उनका मास है, एक का 50 दूसरे का मास है 60। अब ये दोनों 1 मीटर डिस्टेंस से बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच कितना फोर्स एक्ट होगा। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं
गिवन क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए फोर्स निकालना है, तो हमने पढ़ा फोर्स इक्वल्स टू मास का होना जरूरी है और डिस्टेंस का। तो मास यहाँ गिवन है कि एक का मास 50 है, तो m1 इक्वल्स टू 50 kg और m2 इक्वल्स टू आपका है 60 kg। ओके, डिस्टेंस d इक्वल्स टू आपका है 1 मीटर। फोर्स निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या होगा, इक्वल्स टू G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1। डिस्टेंस D कितना है 1 मीटर, अब इसका स्क्वायर कर दिए तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 5 30, 30 पे 20 3000। ठीक है, तो इसको आप 3000 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 1000 को अपन क्या लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 3 इंटू 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिखते हैं। अब हमने मैथ्स में पढ़ा था एक्सपोनेंट में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो, तो इसको a टू द पावर m प्लस n लिखते हैं। तो जब भी अगर एक्सपोनेंट में है, यहाँ ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको फिर हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड। तो आप पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई होगा तो 3 7 21, 3 6 80, 20, 3 6 18 और 2, ये हो गया 20.01 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20.01 इंटू 10 टू द पावर -8। अब देखिए ये साइंटिफिक में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये होता है a इंटू 10 टू द पावर n, वेयर a जो होता है वो 0 से 9 के बीच होता है। a की वैल्यू 0 to 9 होती है, यहाँ पे a की वैल्यू 20 है। तो अगर हम डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करते हैं, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.001 इंटू 10 टू द पावर 1 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, इसी को हमने ऐसा लिख दिया इंटू 10 टू द पावर -8 और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो मान लीजिए हमारे जैसा दो आदमी अगर बैठा है, एक 50 केजी का और एक 60 केजी का 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उसके बीच 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन के इक्वल फोर्स लगेगा, जो अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल है। इसलिए कभी भी जब दो पर्सन आपस में चिपके भी रहते हैं तो उनके बीच कोई भी फोर्स का एहसास नहीं होता है। ये रीजन, चलिए ये लिख लीजिए, नोट कीजिए जल्दी फटाफट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभी थोड़े अलग भी क्वेश्चंस आते हैं जो अपन बात करेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे बेस्ड थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अपन को सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है जो यूज करना है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, और उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत ही, जो हमने अभी बात किया कि अर्थ है और मून है, तो अर्थ जो है वो मून पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो मून भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास कम है। तो अगर मान लिया जाए किसी वजह से कि अर्थ मून रुक जाए, घूमना बंद कर दे अर्थ के चारों तरफ, तो क्या होगा, तो मून को अर्थ अपनी तरफ खींच ले यानी मून जो है वो अर्थ पे आ गिरेंगी, क्योंकि उसका मास कम है, अर्थ का मास ज्यादा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप एक बॉल लेते हैं, बॉल को फेंकते हैं ऊपर, थ्रो करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम मार्कर है, मार्कर को फेंक रहे थे, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जाता है, कोई भी चीज नीचे आ जाता है। नीचे क्यों आ रहा है, जबकि ये मार्कर और हमारा अर्थ दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, इक्वल अपोजिट पे। जितना अर्थ पे मार्कर फोर्स लगा रही है उतना ही अर्थ मार्कर पे फोर्स लगा रही है, लेकिन मार्कर डिस्प्लेस हो रहा है, अर्थ डिस्प्लेस नहीं हो रही है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि अर्थ काफी बड़ी है और मार्कर छोटी।
तो मार्कर पे वो फोर्स, जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फोर्स मार्कर पे इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए काफी है, लेकिन अर्थ पे उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा हो गया, तो उसको फोर्स ज्यादा चाहिए डिस्प्लेस करने के लिए, उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मान लिया जाए एक कॉइन एक ट्रक है, तो एक कॉइन को आप उंगली से पुश कर सकते हैं, लेकिन ट्रक को पुश कर सकते क्या? नहीं, इसलिए क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से उस पर ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है डिस्प्लेस करने के लिए, लेकिन कॉइन पे कम। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जिसका मास ज्यादा है उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स चाहिए उसको डिस्प्लेस करने के लिए, और जिसका मास कम है उस पर फोर्स कम रिक्वायर्ड होगा, कम फोर्स भी उस पर ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो वैसे ही है, तो उस ग्रेविटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए, ग्रेविटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए मून या फिर सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, मून अर्थ के अराउंड घूम रही है, ये रीजन यही है। तो होता क्या है, अब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ इस पाथ पे है ना, ये इस पाथ है, इस पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या, मून मूव कर रही है, ये मून है, ठीक है, ये हमारी मून है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है, इन दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। मान लीजिए वो F फोर्स एक्ट हो रहा है इधर की तरफ, और ये भी, लेकिन ये फोर्स मून के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, अर्थ के लिए नहीं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एक सर्टेन v वेलोसिटी से, तो क्या फायदा है मूव करने से, क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप हैं या मैं हूं या कोई एक साइकिल है या फिर फैन है, फैन को हमने ऑन किया और उस पर कोई एक पार्टिकल रख दिया, या फिर हम बोले कि फैन मूव हो रही है तो उसके जो ब्लेड का एंड है वो किस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्यों हो रहा है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मास m है, ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे, देखिए सर्कुलर पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है अर्थ के चारों तरफ। यहाँ पे अर्थ जो है सेंटर में है, तो ये सेंटर होके, लेकिन अगर जहाँ पे सेंटर नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता है, अज्यूम कर सकते हैं कि वो किसी एक पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है, तो वहां पे भी सर्कुलर मोशन होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? उस वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो सर्कुलर मोशन क्या है? तो सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे कि motion of object on a circular path is known as circular motion। देखिए सर्कुलर मोशन भी दो तरह के होते हैं। वेलोसिटी के हिसाब से बात करें तो एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट डेफिनिट टाइम इंटरवल में डेफिनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? तो आप क्या बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving with a constant velocity on a circular path is known as
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी सेम है v, ये सर्कुलर मोशन, अब देखिए यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में भी है। अब यही अगर यहाँ पे आ गए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, फिर अगर ये यहाँ पे आ गए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, फिर ये यहाँ पे आ गए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। यानी हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ velocity of object changes at every point in circular motion, सर्कुलर मोशन में चेंज होता है। अब देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि बिना किसी फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ है और यहाँ पे ये आए तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गया, तो चेंज ऑन डायरेक्शन इधर होगा, यानी फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, इस तरफ। फिर यहाँ है इसकी डायरेक्शन ऐसा है तो चेंज इस तरफ आ रहा है। यानी हमेशा एक फोर्स जो होता है वो उसको सेंटर पे यानी इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कराती रहती है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कराती है, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो बोलेंगे द फोर्स acting on a body performing circular motion, performing circular motion towards center along its radius, is known as centripetal force, ठीक है। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है, तो जो किसी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी रेडियस के अलाउंग। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसके अलाउंग, यहाँ पे बात करें तो इसके अलाउंग, यहाँ पे बात करें तो यहाँ, इस रेडियस के अलाउंग जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये डिपेंड किस पे करता है, तो आप लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे, मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। तो आप कह लेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला ही लिखा देता हूँ डायरेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर अपॉन रेडियस। अगर मान लीजिए ये इसकी रेडियस है तो mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। ये आपका कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। अभी अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब होता क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, जैसे मून यहाँ पे हमने लिया तो ये मून अर्थ के चारों तरफ v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको घुमाने के लिए, तो सर्कल यानी उसको चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वो फोर्स न्यूट्रलाइज हो रहा है,
घूमने की वजह से क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है। इसको हम कहते हैं, इस वजह से ही मून जो है वो अर्थ पे गिरती नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए इतना सारा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड पार्ट अपन पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और उसको लिखते कैसे, चलिए पढ़ते हैं अपन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको अपन स्मॉल जी से लिखते हैं। ठीक है, चाहे तो बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन, सबसे पहले एक्सेलरेशन टर्म को समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी मास m है, इस पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे तो अब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी इस डायरेक्शन में, मोशन में है। तो फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स कॉज है तो एक्सेलरेशन क्या है, तो रीजन है। ठीक है, तो आपका फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होता है, और फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। इसी को आप कहते थे न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के टर्म की हम बात करते हैं, ग्रेविटी क्या है। तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट। अर्थ की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो आप कहेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें, जैसे मान लिया जाए कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ की सेंटर है, ये अर्थ की मास। अब अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये m। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएंगे, हमने लिख दिया अर्थ की रेडियस, अर्थ के रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप बोलेंगे कि हमने पढ़ा था सर कि F जो होता है वो मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे F इक्वल्स टू होता है G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ऑफ कोर्स यही होता है सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी से यही हमने पढ़ा है और यही होता है और यही होगा भी। अर्थ की मास कितनी है, तो अर्थ की मास को हमने कैपिटल एम लिया। स्मॉल मास कितना है, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसकी मास स्मॉल एम है। आप कहेंगे कि अगर हम इसमें पुट करें तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, डी डिस्टेंस है। तो देखिए सेंटर से हम बात करते हैं, तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सर बोलेंगे आर है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर। ये हो गया अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी, यानी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स रखेगी। अब मान लिया जाए कि मास m की जगह 1 kg कर दे तो gm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, तो फिलहाल मान लिया जाए कि हमने लिख दिया ये f है। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी इसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, अब अगर मान लिया जाए कि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा और इसको छोड़ा, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को आपने जमीन से उठाया ऊपर ला करके छोड़ दिए, तो अब क्या होता है, वो पत्थर नीचे की तरफ गिरता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन खुद ब खुद होता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, इसलिए उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की बात करें तो g इक्वल्स टू क्या होगा, f अपॉन मास एक्सेलरेशन है,
तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन मास, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू क्या है, तो एफ की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है कि ये है, एफ इक्वल्स टू अब कहेंगे ये होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू डिवाइडेड बाय एम है तो इनटू एम कर दिए, ये एम से एम कैंसिल, तो जी की वैल्यू आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बोलेंगे कि ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड किस पे कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि जी तो कांस्टेंट है, इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एम पे मास पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, मास और डिस्टेंस। अगर अर्थ की जगह हम सन रख दें तो फिर ग्रेविटी कुछ और हो जाएगा, अर्थ की जगह अगर हम मार्स रख दें तो ग्रेविटी कुछ और होगी, क्योंकि ये उन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो आप बोलेंगे कि जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो मास ऑफ अर्थ मैं लिख रहा हूं, क्योंकि अर्थ की यहाँ जी बात करो तो मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब आगे हम बात करेंगे कैसे वेरी करता है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब ये जी की बात हो गई कि जी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अर्थ की मास क्या है, अर्थ की रेडियस क्या है। चलिए सबसे पहले हम अर्थ की मास की बात करते हैं। अर्थ की मास को एम है, एम जो होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ की मास है, ठीक है। और अगर हम रेडियस की बात करें अर्थ की, तो अर्थ की रेडियस जो होता है आर, ये होता है 6400 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर, और इसको लिखेंगे तो 6.4 इंटू देखिए 1 2 3 4 5 और डेसिमल को इधर ला दिए 3, ये 10⁻6 मीटर होता है। अब इसकी वैल्यू हम जी वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे जी की 6.67 इंटू 10⁻11, एम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6। अब चूंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करेंगे, एक्सपोनेंट है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट है, ये दोनों सॉल्व कर लेंगे। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आप, देखिए 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 4 40, 6 6 जा 32 40, आपका आ गया 40। ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6.67 तो 40.02 इंटू पावर 10⁻11 और यहाँ पे प्लस 24, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड, पावर ऐड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ 6.4 का स्क्वायर अगर करते हैं ये होता है 4096 इंटू 10⁻6 का करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ अब ये डिवाइड में है तो अपन ने पढ़ा है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो, तो ये होता है a टू द पावर m माइनस n। यहाँ सॉल्व अगर करते हैं ये हो जाएगा 40.02 डिवाइडेड बाय 40.96 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 24 में से 11 माइनस किया तो 13 और ये ऊपर माइनस हो गया इंटू 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 0.977 इंटू ये हो जाता है 10 और इसी को लिखते हैं
जी 9.77 और अप्रोक्सीमेट हम इसको लिखते हैं 9.8। तो आप 9.8 नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे कि g इक्वल्स टू 9.8 लेते हैं, वो कहाँ से आया है, यहाँ से डिराइव किए हैं उसको। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं।